हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वॉल्यूम 1 के सारे सेट्स को ऑलरेडी मैंने पहले ही कवर करा दिया है, तो अगर आपने वॉल्यूम 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा 2023 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज ही सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया के बिहार दरोगा का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे, और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो आपने आर्टिकल 23 और 24 पढ़ा है। 23 में क्या है, अनैतिक उद्देश्यों के लिए पुरुषों, महिलाओं यानी कि स्त्रियों और बच्चों की खरीद बिक्री और मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल 23। और 24 में कहा गया है कि किसी भी हाल में 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जो जनजाति हैं इनके भी शोषण के विरुद्ध जो है भारतीय संविधान शोषण के विरुद्ध के अधिकार को स्वीकृत करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं यह किसमें निहित है, तो फ्रेंड्स यह केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है ना, आर्टिकल 248 के अंतर्गत। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत कौन सा इसमें से विषय आता है, तो देखिए संघ सूची के अंतर्गत जो है बीमा, जनगणना ये सब आता है। तो यहाँ पर देखिए बीमा दिया गया है, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शिक्षा, ध्यान रखेंगे ये समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेट नंबर 1 को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी फ्रेंड्स ज्योग्राफी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको अलग अलग सेशन में मैंने आपको कवर कराया हुआ है। इसी प्रकार से मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस यानी कि विविध के प्रश्न उनको भी कवर करवा दूंगा। सबसे बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाती है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सबकी अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है। चलिए चौथा प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा इसमें से प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, तो फ्रेंड्स इसमें से आपका शून्यकाल हो जाएगा। शून्यकाल में लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए यह प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद देखिए किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। देखिए ये जो प्राक्कलन समिति है ना, प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 30 होती है, इसीलिए इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि दिए गए विकल्प में कौन सही है इसमें से। देखिए सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से लेकर के 136 तक में, ये भी सही है।
और यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार से रखता है। यह आर्टिकल 143 में है, तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर बताइएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा कि निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है आपको। चलिए, पूरा प्रश्न आपको दिख रहा है। पहला दिया गया कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा। यह आपको भली भांति पता है कि यह अनुच्छेद 159 में जो है, ठीक है ना। और इसको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का जो उच्च न्यायालय है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है ना। तो ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। देखिए फ्रेंड्स, जो 3री अनुसूची है ना, 3री अनुसूची, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके शपथ का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है। शपथ का उल्लेख है, अधिकारियों का उल्लेख है, लेकिन राज्यपाल का उसमें नहीं है। इस चीज़ को आप डीपली पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अगर आपके पास लूसेंट बुक भी है तो वहाँ पर देखिए, वहाँ मेंशन भी किया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका गलत हो रहा है। चलिए, 3री अनुसूची में जरूर शपथ का उल्लेख किया गया है, लेकिन राज्यपाल का नहीं है उसमें। राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जैसे मैंने आपको बताया, या उसके अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। ये भी सही दिया गया है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 में है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो 1, 3 और 4 जो होगा ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन में यहाँ पर 1, 3 और 4 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। अच्छा, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। ध्यान रखिएगा, 2003 में पूछा गया है। तो 2003 में आपको ध्यान रखना है, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। तो संथाली को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिंधी दिया गया है। सिंधी को 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। क्लियर? ध्यान रहेगा आपको, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको जो है 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो यह क्या है? यह फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि आपका यह मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। और मूल कर्तव्य आपको पता है कि अनुच्छेद 51 क में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नागरिक के कर्तव्य है। और अनुच्छेद 48 क में जो है बिल्कुल प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन है, लेकिन ये राज्य के लिए है। राज्य के लिए अगर पूछेगा तो 48 क होगा, और नागरिक के लिए पूछेगा तो 51 क होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। तो ये आपको किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? अच्छा, ये तो आपको पता है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब आपको अप्रैल 1973 भी याद रखना है। क्लियर ना? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अनुवांशिक विभिन्नता के, ठीक है ना। और इनकी जो अनुवांशिक लक्षण है इसको बरकरार रखना, ये लक्ष्य है इसका। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना ये लॉन्च किया गया था कब? ये लॉन्च किया गया था 2008 में। ये भी प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को लॉन्च कब किया गया था? 2008 में। इसमें टोटल 8 मिशन है। कितने मिशन है भाई? तो 8 मिशन है। कौन कौन से? तो राष्ट्रीय सौर मिशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सौर शक्ति दिया गया है। उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन 2 नंबर हो गया। तीसरा, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा, राष्ट्रीय जल मिशन। पांचवा, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। उसके बाद देखिए, छठा, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। सातवां, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो यहाँ पर नाभिकीय शक्ति इसमें नहीं है,
बाकी इसमें से सारा का सारा दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, टुमारोज जो होता है ना, टुमारो मतलब कल, तो वहीं टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है वंदना शिव ने। वंदना शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंदना शिवा। ठीक है ना। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता जो भी होगा वो शाकाहारी जीव होगा। तो इसमें से देखेंगे तो हिरन ही शाकाहारी हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी कि केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा जल्दी में हम लोग सेशन को कवर करेंगे। देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? दरअसल आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और कुछ पार्टी से वापस भी लिया गया है। तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो टोटल कितने राजनीतिक पार्टी हैं? टोटल 6 राजनीतिक पार्टी हैं। कौन कौन से? तो बीजेपी होगा, दूसरा कांग्रेस हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा आम आदमी पार्टी, उसके बाद चौथा जो है याद रखेंगे बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी और छठा CPIM। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, तो कोल्लम है। ये कहाँ पर है? कोल्लम, तो केरल में, याद रखिएगा। चलिए, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है ना। देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? अच्छा, ये सूचकांक जो है यह जारी कौन करता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ये करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP इसको जारी करता है। अफगानिस्तान इसमें प्रथम स्थान पर है। भारत का रैंक इसमें 13वां है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? फ्रेंड्स एक बार सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 5.9%। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह विश्व का प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम टेरॉन 1 है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये देखिए भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? 5G सेवा लॉन्च करने वाली, तो फ्रेंड्स यह एयरटेल है। उसके बाद देखिए बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो दरअसल 2018 में बाघों की संख्या जो थी ये और वृद्धि पूछा गया है। तो वृद्धि 200 थी 2018 में, और 2022 में अगर इसकी संख्या है तो 3167 है, यानी कि 2018 में 2967 था, इसीलिए 200 की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। चलिए उसके बाद देखिए अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध जो है यह निशानेबाजी से है। निशानेबाजी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? अच्छा, आप लोग कमेंट करिए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है। ठीक है ना, मैं अभिनेता का बता दे रहा हूँ, राइट आंसर ऑस्टिन बटलर हो जाएगा। अभिनेत्री का नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलो उसके बाद देखिए हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को चुना गया है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? ये एक यहाँ पर देखिए एक ये आपका श्रृंखला दिया गया है, क्रम वाइज बताना है। तो पहले स्थान पर जो है ये चाइना है, दूसरा स्थान पर भारत है और तीसरा स्थान पर जापान है। तो चीन, भारत और जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जो मार्च 2023 में आंकड़ा जारी किया गया था उसके अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत और क्रमशः तीसरा स्थान पर जापान है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। कहाँ पर? वाराणसी में किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये भारत और किसके मध्य का युद्धाभ्यास है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच का, याद रखेंगे। ठीक है ना। धर्म गार्जियन
वीर गार्जियन, ये सब जापान के मध्य होता है। बिहार जाति गणना 2022 के अनुसार जाति आधारित जो जनगणना हुआ था बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो है यह किसकी है फ्रेंड्स, बताएंगे राइट आंसर इसका। तो यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। हाल ही में लंपी प्रोवैक, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है, टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह मंत्रालय जो है, यह कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा लंपी प्रोवैक। चलिए उसके बाद देखिए WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया है किसको? तो फ्रेंड्स ये अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 2027 तक भारत मलेरिया मुक्त का लक्ष्य रखा है। चलिए भारत के 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो ये 64.03% हुआ था और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं ये। चलिए निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में, अच्छा ये तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है, नोबेल पुरस्कार से एक प्रश्न पक्का आएगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा जा रहा है, तो ये आपको कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को जो है दिया गया। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा वहीं अगर शांति के क्षेत्र में अगर पूछेगा, शांति के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में है काफ़ी, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में दिया गया है, ये आप ज़रूर ही याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? मनरेगा के लिए किया गया है कितना? 60,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया, ठीक है ना, 60,000 करोड़ रुपया याद रखिएगा। चलिए सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स ये रखा है 2025 तक। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 37 नंबर की, विश्व वन्यजीव दिवस का विषय क्या है? वन्यजीव दिवस मनाया कब जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। 2023 में इसका थीम क्या है? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वन्यजीव संरक्षण के लिए पार्टनरशिप, भागीदारी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो ये तरुण पिथौड़े हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किससे हरा करके जीता? पहला ये WPL था, वुमेन प्रीमियर लीग, और इसमें विजेता मुंबई इंडियंस रहा है दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा अपना प्यारा भारत में। ऑप्शन में भारत नहीं दिया गया, इसलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन यहाँ मैं लिख देता हूँ, नरसिम्हन 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति की सिफारिश के पश्चात 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था इंदिरा गांधी के रीजन में। तो 2 अक्टूबर 1975 होगा। उसके बाद देखिए कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो सेवा कर, GST, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। GST अगर पूछा जाएगा तो ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्लियर ना। चलो उसके बाद देखिए छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश की समिति ने किया था, तो इस समिति का नाम जो है यह चलैया समिति है। चलैया समिति कर ढांचे यानी कि टैक्स जो ढांचा है, टैक्स के स्ट्रक्चर है, उसमें सुधार से संबंधित है चलैया समिति। देखिए नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये फिशर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? अच्छा अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले, कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य, तो ये मिजोरम है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य मिजोरम है, और कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो है यह महाराष्ट्र है, ठीक है ना। इसे भी आप जरूर ही याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अच्छा पहला अभिलेख आपको याद होगा, अशोक का पहला अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख भी आपको याद होगा, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया है। 13वां भी आपको याद होगा, इसमें कलिंग युद्ध, अशोक के हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। और छठा अभिलेख जो है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है।
चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि सिंधु सभ्यता के किस सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। अच्छा, लोथल भोगवा के किनारे है, हिंडन के किनारे जो है ये आलमगीरपुर है, हिंडन के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। और घग्गर जो है कालीबंगन घग्गर के किनारे है, कालीबंगन घग्गर के किनारे है। और रावी के किनारे हड़प्पा है, हड़प्पा है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। किस ब्राह्मण में गांधार, पांचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये ब्राह्मण कौन सा है, तो यह ब्राह्मण जो है इसका नाम है कौन सा, बताइएगा। आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए। शतपथ ब्राह्मण, यह जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किससे है, तो बंगाल के शासक विजय सिंह से, यह आपको पहले से भी पता है। ठीक है ना। नासिक अभिलेख पूछा जाता है तो गौतमी बलश्री का संबंध नासिक अभिलेख से है। क्लियर ना। चलिए उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था, तो इसने बढ़ा करके आधा कर दिया था, आधा कर दिया था, 1/2 कर दिया था। उसी प्रकार जो लूट का धन था, जिसको कि खम्स कहा जाता था, लूट के धन को, उसमें क्या था, सुल्तान का हिस्सा इसने 3/4 भाग कर दिया था, 3/4 भाग। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, तो ये बुक्का प्रथम था, बुक्का प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। संगम वंश का शासक था बुक्का प्रथम। क्लियर ना। चलिए औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था। अच्छा, जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था, ये भी प्रश्न बन सकता है, 1564 में। ठीक है ना। और अकबर ने फिर से जजिया कर को औरंगजेब ने चालू किया था कब, तो याद रखेंगे 1679 में। देखिए बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये क्या था, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव याद रखिएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का जो क्रम है, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो ये बिहार का भागलपुर क्षेत्र। ठीक है ना। तो बिहार और झारखंड भी है, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार और झारखंड। 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था। अच्छा, इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लियाकत अली ने किया था। और दबाया था किसने, तो कर्नल नील ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा। कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है, तो यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, नवजीवन। ठीक है ना, ये सब महात्मा गांधी की है। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है ना। और इसमें से मेरी कहानी नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। चलो उसके बाद देखिए किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। देखिए भारतीय शब्द लगा हुआ है, 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था, 41वां अधिवेशन था। और महिला पूछता तो ये आपको पता है, एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए 60 नंबर प्रश्न है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसी का प्रमुख नारा है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, एक ही किन दो भौतिक राशि की इकाई है, तो बल का और भार का। ठीक है ना, दोनों का होगा। W = mg होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ मास है और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो मास गुना त्वरण हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का F = m × a होता है, मास गुना त्वरण होगा, तो दोनों का यूनिट समान होगा। ठीक है ना। चलिए एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर हवा की गति मापता है, वायु की गति। निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण दर्शाता है, तो आपको याद होगा कि यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए स्थितिज गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा और माइनस गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए बर्नौली का जो प्रमेय है किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये ऊर्जा का, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ऊर्जा का। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं।
तो ये जो संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है ये हवा के दबाव के कारण। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो ये धनात्मक होना चाहिए आवर्धन आभासी और सीधी छवि के लिए, ठीक है ना। चलिए, कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताइए। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, नहीं, यही जो है गलत है। बाकी परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, एक तत्व के, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह सही नहीं है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? पतली तार में, तो इसको तन्यता कहा जाता है, और सबसे तन्य धातु सोना होता है। खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो ये विपरीत परासरण का इसमें से, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि कौन सी क्षारीय विलयन इसमें से नहीं है? क्षारीय विलयन नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो है इनमें से नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीला को लाल अम्ल करेगा, और इसमें से देखिए सिरका है अम्ल, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं आपको पता है, ये हाइड्रोजन होते हैं। अमोनिया का व्यापारिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये हैबर विधि के द्वारा, ध्यान रखेंगे सारे के सारे। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? माइको, काइको, ऐसे याद रखिए, माइको, काइको। तो माइको, काइको कवक के अध्ययन से है, ठीक है ना। चलिए, और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो ये जल हो जाएगा, ठीक है ना। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोलेनकाइमा के कारण। उसके बाद देखिए, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में कौन सा समूह होता है? पुरुष में पूछा गया है, तो आपको पता है XY होता है, महिला में XX होता है, ठीक है ना। अमीबा में प्रजनन होता है। अमीबा अपना भोजन जो है ये कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, याद रखिएगा। और इसमें प्रजनन पूछा गया है, तो ये आपका द्विखंडन द्वारा होता है। कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? बिल्कुल रक्त है, हृदय है, धमनी है, बड़ी आंत नहीं है। बड़ी आंत जो है ये पाचन तंत्र का भाग है। कौन सा जो है इनमें से किन पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो यह पौधा स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि सूची दिया गया है, मिलान करना। एक तरफ जलप्रपात है और ये राज्य है। दूध सागर आपको पता है गोवा में है। बरकाना कहाँ पर है बताइए? बरकाना कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। दुदुमा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और किलियूर जो है ये तमिलनाडु में है। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। 4 के बाद देखिए क्या हो रहा है, 4 के बाद 3, 4 3, उसके बाद आपका 2, 4 3 2 1 है शायद, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि माउंट थिलुयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? माउंट थुलियर, ठीक है ना। तो ये ग्रेट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। देखिए, मिलान करना है भौगोलिक लक्षण और भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका सर्क जो यारडांग से पकड़ना है। यारडांग जो है ये वायु के अपर्दनी का लक्षण है, ठीक है ना। उसके बाद सर्क जो है ये हिमनत के अपर्दनी का लक्षण है। बरखान जो है ये वायु के निक्षेपण का लक्षण है। और ड्रमलिन जो होता है ये आपका हिमनत के निक्षेपण का लक्षण है। तो राइट आंसर इसका मिला लीजिए, 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वच्छ आसमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पंचनद में सम्मिलित नहीं है? ये प्रश्न कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सिंधु इसमें सम्मिलित नहीं है पंचनद में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? बैलाडीला बिल्कुल है। कहाँ है बैलाडीला? छत्तीसगढ़ में। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। मयूरभंज उड़ीसा में है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मलाज खंड जो है ये तांबे के लिए फेमस है, और ये मध्य प्रदेश में मलाज खंड,
तो ये लॉ इसके कानून से नहीं है संबंधित। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो इसमें से मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब चलिए एक एक करके देखते हैं। वेनेजुएला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? नहीं, वेनेजुएला जो है यह अटलांटिक महासागर की है, तो ये तो गलत हो गया। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है? ये भी नहीं है। क्षोभ मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना, ये भी गलत। यहाँ पे देखिए, सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है? नहीं, ये ठंडी नहीं है, ये गर्म शुष्क हवा है, तो ये भी गलत है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ये सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, आपको याद भी होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, कौन इसमें से व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात था? तो ये जमशेद जे ईरानी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कंपनी इसमें से जो है महारत्न कंपनी का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है? तो इसमें से नहीं जो है ये आपका किसको नहीं है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स इंडिया लिमिटेड को। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसको दिया गया एमपॉक्स नाम दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए, दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दलखाई जो है ये आपका उड़ीसा का है, ध्यान रखेंगे, उड़ीसा का, ठीक है ना। चलिए, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? राफेल खरीदा गया है फ्रांस से। डिसॉल्ट एविएशन इसकी निर्माता कंपनी है, ठीक है ना। चलिए, तो इन 95 प्रश्नों में से फ्रेंड्स अपना स्कोर बताइए, तब तक मैं आपको मैथ और रीजनिंग का आंसर फटाफट बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, 97 नंबर देख लीजिएगा, 97 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद आइए यहाँ पर नीचे देखिए, 98 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, 98 का करेक्ट आंसर, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन 100 में, इसमें जो त्रिभुज की संख्या है ये आपका 32 हो जाएगा।